जो हम पढ़ रहे थे हमारा थर्ड चैप्टर जिसका कि नाम है मुद्रा और बैंकिंग, जिसके लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि बैंकिंग व्यवस्था द्वारा जो साख सृजन किया जाता है उसकी क्या तो सीमाएं होती हैं और किस प्रकार मुद्रा गुणक के द्वारा साख सृजन को बढ़ाया जाता है। मुद्रा गुणक किस प्रकार से यहाँ पर कार्य करता है और किस प्रकार से जो प्रारंभिक जमा है उससे व्युत्पन्न जमा उत्पन्न होती है और बैंकों की जमाएं बढ़ती हैं, बैंक किस प्रकार से ऋण दे पाते हैं। अब इस जो वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे कि जो साख सृजन है उसकी जो सीमाएं हैं उसके लिए केंद्रीय बैंक के द्वारा मौद्रिक नीति निर्धारित की जाती है। कुछ उपकरण होते हैं जिससे कि बैंक साख सृजन को सीमित कर सकता है और ये उपकरण कौन कौन से होते हैं और ये किस प्रकार से कार्य करते हैं इसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं मौद्रिक नीति के जो नीतिगत उपकरण हैं जो कि केंद्रीय बैंक द्वारा लगाए जाते हैं उसके बारे में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर लिखा है कि रिजर्व बैंक एकमात्र संस्था है जो करेंसी निर्गमित कर सकती है। जब अधिक साख सृजन के लिए व्यावसायिक बैंकों को अधिक कोषों की आवश्यकता होती है तो वे इन कोषों को प्राप्त करने के लिए बाजार में जा सकते हैं अथवा केंद्रीय बैंक के पास भी जाते हैं। हमने पहले ही पढ़ा था जो केंद्रीय बैंक है वो सभी बैंकों को नियंत्रित करता है, बैंकों का बैंक होता है और वो अंतिम ऋणदाता भी होता है। ठीक है, तो जो व्यावसायिक बैंक है जिनका काम क्या होता है ऋण प्रदान करना, तो व्यावसायिक बैंक जो ऋण प्रदान करते हैं उसको नियंत्रित करने का काम भी कौन करता है? केंद्रीय बैंक। तो यदि अधिक कोषों की आवश्यकता है व्यावसायिक बैंकों को ऋण प्रदान करने के लिए तो वो बाजार से ले सकते हैं अधिक कोष या फिर वो केंद्रीय बैंक के पास से भी ऋण ले सकते हैं। तो इस प्रकार से जो व्यावसायिक बैंक है वो साख सृजन करते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया। इसके बाद केंद्रीय बैंक जो विभिन्न उपकरणों के द्वारा उनको कोष प्रदान करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की यह भूमिका हर समय बैंकों को कोष प्रदान करने के लिए तैयार रहना केंद्रीय बैंक का एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसी कारण केंद्रीय बैंक को अंतिम शरण ऋणदाता भी कहते हैं। जब व्यावसायिक बैंकों के पास कोष नहीं है और उनको ऋण प्रदान करना है तो वो भी ऋण ले सकते हैं व्यावसायिक बैंक किसके पास से? केंद्रीय बैंक के पास से। तो जो हम किससे ऋण लेते हैं? व्यावसायिक बैंक के पास से। और व्यावसायिक बैंक किससे ऋण लेता है? केंद्रीय बैंक के पास से। इसीलिए केंद्रीय बैंक की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि वो व्यावसायिक बैंक को भी ऋण प्रदान करते हैं। उनके पास कई उपकरण होते हैं जिसके द्वारा वो व्यावसायिक बैंकों को ऋण प्रदान कर सकते हैं और व्यावसायिक बैंक के पास एक लास्ट जो अपॉर्चुनिटी होती है ऋण लेने की वो किसके पास से होती है? केंद्रीय बैंक के पास से। इसीलिए केंद्रीय बैंक को हम अंतिम शरण ऋणदाता भी कहते हैं और ये इसीलिए जो केंद्रीय बैंक है वो बैंकों का भी बैंक होता है। आ रहा है बच्चों समझ में कि केंद्रीय बैंक है जो लास्ट स्टेज है जिसके पास से हम ऋण ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति का विभिन्न तरीकों से नियंत्रण करती है। मुद्रा पूर्ति के लिए प्रयुक्त उपकरण परिमाणात्मक अथवा गुणात्मक हो सकते हैं। जैसा कि हम बार बार चर्चा कर रहे हैं कि देश में जो भी मुद्रा की पूर्ति है उसको नियंत्रित करने का कार्य किसके पास होता है? केंद्रीय बैंक के पास। केंद्रीय बैंक जो मौद्रिक नीति अनाउंस करती है उसमें यही होता है कि देश में मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करने वाले जो उपकरण हैं वो डिसाइड होते हैं कि किसकी दर कितनी रहेगी। और केंद्रीय बैंक जो मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करते हैं वो दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो परिमाणात्मक रूप से और एक गुणात्मक रूप से। परिमाणात्मक में क्या होता है? साख की मात्रा डिसाइड की जाती है कि देश में कितनी साख हो, मतलब जो मुद्रा की पूर्ति वो कितनी हो। और जबकि गुणात्मक में ये देखा जाता है कि किसके पास साख की मात्रा हो, साख की दिशा कैसे हो, कि जैसे सस्ते जो किसान हैं, इसके अलावा जो आवश्यक चीज़ें उनको ऋण प्रदान किए जाए, जो लग्जरी चीज़ें उनको ऋण नहीं प्रदान की जाए, उसमें साख की दिशा निर्धारित की जाती है। जबकि परिमाणात्मक में क्या होती है? साख की मात्रा निर्धारित की जाती है। तो ये कौन निर्धारित करता है? केंद्रीय बैंक करता है। ठीक है बच्चों, तो केंद्रीय बैंक के जो साख नीति के उपकरण हैं वो परिमाणात्मक भी होते हैं और गुणात्मक भी होते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे परिमाणात्मक उपकरण के बारे में। तो मुद्रा पूर्ति की मात्रा को सीआरआर अथवा बैंक दर अथवा खुले बाजार की क्रियाओं में परिवर्तन करके करते हैं। मतलब हमने सीआरआर के बारे में पहले पढ़ लिया था जो हमने लास्ट वीडियो पढ़ा था। और इसके अलावा भी उपकरण हैं, एक तो है खुले बाजार की क्रियाएं हैं, एक है बैंक दर। तो ये जो सारे हैं जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी, ये सारे उपकरण केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति के उपकरण हैं जिसके द्वारा केंद्रीय बैंक देश में मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करता है। कैसे? परिमाणात्मक रूप से। यहाँ साख की मात्रा निर्धारित होती है किसके द्वारा? सीआरआर अथवा बैंक दर। और इसके बाद है खुले बाजार की क्रियाएं। ये जो तीन हैं उपकरण, इनके द्वारा देश में मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित किया जाता है। गुणात्मक उपकरण में क्या आता है? केंद्रीय बैंक द्वारा बैंकों को राजी करना शामिल है जिसके द्वारा बैंकों को ऋण देने के लिए हतोत्साहित अथवा प्रोत्साहित किया जाता है। यह नैतिक दबाव सीमा अनिवार्यता द्वारा किया जाता है।
परिमाणात्मक में तो क्या होता है, बैंक साख की मात्रा निर्धारित कर लेता है कि साख की मात्रा अधिक होनी चाहिए या कम होनी चाहिए, उसके लिए उपकरणों को काम में ले लेता है। जबकि गुणात्मक में जैसा कि हमने चर्चा की, साख की दिशा निर्धारित होती है और इसमें बैंक क्या करता है, वो बैंकों को वैसे ही नैतिक दबाव बना के या बैंकों को राजी करके कि तुम अधिक ऋण दो या फिर तुम कम ऋण दो, तो इस प्रकार से यहाँ पर कार्य किया जाता है। और बैंक जो व्यावसायिक बैंक है उनको मानना ना मानना उन पर निर्भर करता है। तो परिमाणात्मक और गुणात्मक ये दो उपकरण होते हैं जिसके द्वारा बैंक देश में मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। अब इसके बाद हम परिमाणात्मक उपकरण पढ़ लेते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है नकद कोष अनुपात में परिवर्तन, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, CRR, कैश रिजर्व रेशो। हमने बताया था ना कि बैंकों के पास जो भी जमाएं होती हैं उसका एक निश्चित अनुपात बैंकों को अपने पास रखना होता है। वो शेष को क्या कर सकते हैं, ऋण दे सकते हैं, और जो निश्चित अनुपात वो अपने पास रखते हैं उसे हम कैश रिजर्व रेशो कहते हैं। और ये कैश रिजर्व रेशो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, केंद्रीय बैंक के द्वारा निर्धारित किया जाता है। यहाँ लिखा भी है कि यदि केंद्रीय बैंक नकद कोषानुपात में परिवर्तन करता है तो उससे बैंकों द्वारा ऋणों में परिवर्तन हो जाएंगे, जिसके कारण जमाएं और मुद्रा की पूर्ति दोनों क्या होंगी, प्रभावित होंगी। हमने पहले भी चर्चा की थी कि कैश रिजर्व रेशो, जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा कि यदि 20% है तो बैंक क्या कर सकती है, 5 गुना जमाएं उत्पन्न कर सकती है। लेकिन यदि वो ही घटकर 10% हो जाता है तो जमाएं कितनी हो जाती हैं, 10%, 10 गुना बढ़ जाती हैं। ये हमने बात की थी ना। तो वही है, यदि कैश रिजर्व रेशो, यदि CRR में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। CRR में कमी, इसका मतलब क्या होती है, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हो जाएगी। क्योंकि CRR में कमी होने से क्या होगा कि बैंकों को अपने पास जो जमाएं हैं वो कम रखनी होगी और वो अधिक जो मुद्रा है वो उधार दे सकते हैं, अधिक मुद्रा उधार दे सकते हैं। इसका मतलब देश में मुद्रा की पूर्ति में क्या हो जाएगी, वृद्धि। और जबकि इसका विपरीत क्या होता है कि CRR में यदि वृद्धि होती है, CRR में वृद्धि अर्थात बैंक को अपने पास अधिक रिजर्व अनुपात रखना होता है। इसके कारण उनके पास जो उनको ऋण के रूप में देना होता है वो जो राशि है वो क्या होती है, कम होती है। और वो राशि कम होती है तो बैंक क्या कर सकता है, कम राशि उधार देगा, तो जिसकी वजह से देश में मुद्रा की पूर्ति में क्या हो जाएगी, कमी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि CRR में कमी तो मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हो जाती है, CRR में यदि वृद्धि होती है तो मुद्रा की पूर्ति में कमी हो जाती है। मतलब यहाँ CRR और मुद्रा की पूर्ति दोनों में कैसा संबंध हो गया, नकारात्मक संबंध हो गया, जिसको आपको अच्छे से याद रखना है, समझना है कि देश में किस प्रकार से केंद्रीय बैंक CRR की दर में परिवर्तन करके मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित कर सकता है। तो पहला जो उपकरण है वो हमने देख लिया, वो है नकद कोष अनुपात में परिवर्तन अर्थात CRR या कैश रिजर्व रेशो में परिवर्तन करके देश में मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, जो इसके बाद आता है दूसरा, वो है खुले बाजार की क्रियाएं। खुले बाजार की क्रियाएं क्या होती हैं, देखो क्या होती है, केंद्रीय बैंक के द्वारा कुछ प्रतिभूतियां, जैसे हमने पढ़ा था ना, बॉन्ड्स होती हैं, प्रतिभूतियां होती है, ट्रेजरी बिल है, वो सारे निर्गमित किए जाते हैं, जिसके बदले में क्या होता है, कैश लिया या दिया जाता है। अब जो मान लिया व्यावसायिक बैंक है, उनके पास क्या है, सरकारी प्रतिभूतियां हैं और कैश नहीं है, तो क्या करेगा केंद्रीय बैंक, उनसे जो सरकारी प्रतिभूतियां हैं वो खरीद लेता है। मान लिया उनसे सरकारी प्रतिभूतियां खरीद लेता है व्यावसायिक बैंकों से और उसके बदले में उनको कैश दे देता है। समझ में आ रहा है। अब उनको कैश देगा तो उस कैश को क्या कर देंगे, वो उधार दे देंगे। उधार दे देंगे इसका मतलब देश में मुद्रा की पूर्ति क्या हो गई, बढ़ गई। कहने का तात्पर्य है कि जब केंद्रीय बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियां खरीद ली तो इससे क्या हो गया, देश में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हो गई। ठीक है, इसका यदि हम उल्टा देखते हैं, उल्टे में क्या हो गया, मान लिया कि व्यावसायिक बैंक है उसके पास तो नकद है जबकि केंद्रीय बैंक के पास सरकारी प्रतिभूतियां हैं। अब केंद्रीय बैंक सरकारी प्रतिभूतियां किसको, व्यावसायिक बैंकों को बेच देता है, बदले में उनसे कैश ले लेता है। अब व्यावसायिक बैंकों से कैश ले लिया किसने, केंद्रीय बैंक है, उसने उनको सरकारी प्रतिभूतियां दे दी, तो अब उनके पास कैश नहीं है तो वो उधार भी नहीं दे सकते। वो उधार नहीं दे सकते तो इससे क्या होगा, तो देश में मुद्रा की पूर्ति में कमी आ जाएगी। समझ में आया। तो यहाँ पर सीधा संबंध ये है कि यदि सरकारी प्रतिभूतियों की खरीदी की जाती है तो देश में क्या होती है, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है, और यदि सरकारी प्रतिभूतियां व्यावसायिक बैंकों को बेची जाती है तो देश में मुद्रा की पूर्ति में कमी होती है। ठीक है, खरीद मतलब क्या होती है, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि, और बेचना होता है मुद्रा की पूर्ति में क्या होती है, कमी।
समझ में आ गया? ये होती हैं सरकारी प्रतिभूतियों का रोल। खुले बाजार की क्रियाओं से अभिप्राय है कि सरकार द्वारा निर्गमित बॉन्ड्स को खुले बाजार में खरीदने और बेचने से हैं। बॉन्ड्स जो होते हैं, बिल होते हैं, प्रतिभूतियां हैं, उनको खरीदना और बेचना। ये और खरीद तथा बिक्री सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक के सुपुर्द की गई है। सरकार ने क्या दे रखा है, इसको दे रखा है, जो जिम्मा है केंद्रीय बैंक को दे रखा है कि केंद्रीय बैंक ये वो इनको खरीद और इनकी बिक्री का कार्य करता है, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया। मैंने बताया तो उसी प्रकार से कि यदि आरबीआई द्वारा सरकारी बॉन्ड की खरीद की जाती है, खरीद लिया उन्होंने, इसका मतलब क्या हो गया, नकद कोष में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। किसके पास, व्यावसायिक बैंकों के पास पैसा बढ़ गया, क्योंकि उन्होंने खरीद को उसके बदले में उसको कैश दे दिया। तो इससे मुद्रा की पूर्ति में क्या हो जाएगी, वृद्धि। और इसके विपरीत यदि सरकार आरबीआई द्वारा सरकारी बॉन्ड की बिक्री कर दी जाती है, बेच दी जाती है, तो इससे नकद कोष में क्या आ जाती है, कमी, और इससे मुद्रा की पूर्ति में भी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। नकद कोष में इससे कमी आ जाएगी, क्योंकि बेचने से जो कैश है वो केंद्रीय बैंक के पास चला जाएगा और जो व्यावसायिक बैंक है वो कम पैसा उधार दे पाएंगे, इसीलिए देश में मुद्रा की पूर्ति में कमी आ जाती है। तो खुले बाजार की क्रियाएं आपको याद रहे कि खरीद से मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि, जबकि बेचने से मुद्रा की पूर्ति में क्या होती है, कमी होती है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ प्रतिभूतियों का रोल होता है। अब ये खुले बाजार की जो क्रियाएं हैं वो भी दो प्रकार से होती है। एक तो होता है पूर्ण रूप से और एक होता है रेपो। आप अच्छे से समझ लेना कि पूर्ण रूप से क्या होता है, रेपो क्या होता है। अब जो सरकारी प्रतिभूतियां हैं जो केंद्रीय बैंक के द्वारा खरीदी जाती है या बेची जाती है, तो वो उसमें क्या होता है कि जो केंद्रीय बैंक है वो वादा नहीं करता कि हम इसको दोबारा खरीदने के बाद दोबारा बेच देंगे या बेच दी तो दोबारा खरीद लेंगे, ऐसा उसके द्वारा कोई वादा नहीं किया जाता। तो ये होता है पूर्ण रूप से खुले बाजार की क्रियाएं, जिसके अंदर कोई वादा नहीं किया जाता है और ये स्थायी होता है। पूर्ण रूप खुले बाजार की क्रियाएं स्थायी स्वभाव की होती है जब केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों को खरीदता है और इस प्रकार वो व्यवस्था में द्रव्य को क्या करता है, प्रतिस्थापित करता है। मतलब खरीद लेता है और द्रव्य किसको दे देता है, मुद्रा किसको दे देता है, व्यावसायिक बैंक को दे देता है। तो वो उसको दोबारा बेचने का कोई वादा नहीं करती। स्थायी प्रवृत्ति की होती है। खरीद ली मतलब खरीद ली, अब कोई प्रॉमिस नहीं है कि हम इसको दोबारा देके और तुमसे दोबारा पैसे ले लेंगे। मतलब वो क्या करता है, सरकारी प्रतिभूतियां खरीद के और उसके बदले में क्या दे देता है, कैश दे देता है, जिससे देश में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हो जाती है। स्थायी स्वभाव का होता है, दोबारा वापस उसको बेचने का कोई वादा नहीं किया जाता है। ठीक है। इसी प्रकार जब केंद्रीय बैंक इन प्रतिभूतियों को बेचती है व्यवस्था में बगैर कोई द्रव्य निकाले, मतलब कोई द्रव्य नहीं निकालती और उसको क्या कर देती है, बेच देती है, किसको, व्यावसायिक बैंक को, तो यह इनको दोबारा बाद में खरीदने का कोई वादा नहीं करती। वो ये भी वादा नहीं करती कि हमने आपको बेच दिया तो हम दोबारा क्या करेंगे, आपसे खरीदेंगे, जितनी बेची उतनी खरीदेंगे। यहाँ पर कोई प्रॉमिस नहीं होता, कोई वादा नहीं होता है। तो फलस्वरूप द्रव्य का प्रतिस्थापन अथवा आत्मसात होना स्थायी स्वभाव का। तो ये द्रव्य जो है, मुद्रा है, वो अपने आप ही क्या होती है, आत्मसात हो जाती है, अपने आप ही क्या होती है, प्रतिस्थापन हो जाती है। खरीद लिया तो उसके पास चला गया पैसा, खरीद लेती है तो व्यावसायिक बैंक के पास चला जाता है, बेच देती है तो केंद्रीय बैंक के पास आ जाता है पैसा। तो अपने आप जो द्रव्य है वो आत्मसात हो जाता है। तो ये जो क्रियाएं हैं खुले बाजार की, वो होती हैं पूर्ण रूप की खुले बाजार की क्रियाएं, जिसमें कि कोई वादा नहीं किया जाता। खरीद ली है तो बेचने का, बेच ली है तो खरीदने का कोई वादा नहीं होता। और ये इसका स्वभाव कैसा होता है, स्थायी होता है। अब जो दूसरे प्रकार का है, दूसरे प्रकार की जो क्रिया होती है जिसमें केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों को खरीदती है तथा इस क्रय अनुबंध में प्रतिभूतियों की पुनः बिक्री की तिथि और कीमत दोनों का विवरण होता है। समझ में आया? जैसे कि हम बैंक के पास जाते हैं, व्यावसायिक बैंक के पास, व्यावसायिक बैंक के पास यदि हम जाते हैं तो उससे यदि हम ऋण लेते हैं तो उसमें ये मेंशन होता है कि ये ऋण की राशि है, ये इतने तारीख को इतनी कीमत पर लौटाई जाएगी। ठीक है। तो ऐसा ही क्या होता है, जब व्यावसायिक बैंकों के द्वारा केंद्रीय बैंक क्या करती है, जो खरीदती है व्यावसायिक बैंकों से सरकारी प्रतिभूतियां खरीदती है, बदले में उनको क्या दे रही है, कैश दे रही है। तो उस कैश को मतलब वो दोबारा कब बेचेगी उनको सरकारी प्रतिभूतियां और कैश वापस कब लेगी, उसकी कीमत कितनी वसूली जाएगी और उसकी तिथि है, वो दोनों क्या होती है, तय होती है। समझ में आया? पहले से डिसाइडेड होती है। तो यहाँ पर ये लिखा है कि जिसमें केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों को खरीदता है और इस क्रय अनुबंध में जो खरीदी है उसमें प्रतिभूतियों की कब वापस वो बिक्री करेगा, पुनः है उसकी तिथि भी और साथ में उसकी कीमत का भी विवरण होता है। अब क्या है, बैंक ने क्या किया है, केंद्रीय बैंक ने प्रतिभूतियों को खरीद कर व्यावसायिक बैंक को क्या दिया है, ऋण दिया है, कैश दिया है। तो उस कैश के बदले में क्या करेगा, केंद्रीय बैंक उससे ब्याज भी वसूलता है।
केंद्रीय बैंक ने उसको कैश दिया ना व्यावसायिक बैंक को, तो क्योंकि सरकारी प्रतिभूतियां लिए और बदले में क्या दिया है, जैसे कि हम हमारे डॉक्यूमेंट्स बैंक में जमा कराते हैं। बाय द वे, जैसे कि हमने मान लिया कि हमको कुछ हमारे घर पर लोन लेना है, तो हम क्या करेंगे, घर के जो डॉक्यूमेंट है वो बैंक में जमा कराएंगे और उसके बदले में बैंक हमें क्या दे देगा, लोन दे देगा, हमें राशि दे देगा। तो उसके बदले में बैंक हमसे क्या करता है, ब्याज वसूल करता है। ऐसा ही होता है ना। तो ऐसा ही आप यहाँ पर समझ लीजिए कि जो केंद्रीय बैंक है वो व्यावसायिक बैंक से क्या करता है, डॉक्यूमेंट्स मतलब सरकारी प्रतिभूतियां ले लेता है और बदले में उसको कैश दे देता है। तो उसके बदले में वो क्या करता है, उससे ब्याज भी वसूलता है और ये जो ब्याज वसूला जाता है उसे हम कहते हैं रेपो रेट। ध्यान रहेगा आपको कि सरकारी प्रतिभूतियों के बदले में केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंक को जो ऋण देता है उसके बदले में जो ब्याज लिया जाता है उसे हम कहते हैं रेपो रेट। यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि इस प्रकार विधि के अनुसार उधार दिया गया जो द्रव्य है उस पर जो ब्याज दिया जाता है उसे हम कहते हैं रेपो रेट। ब्याज किसके द्वारा दिया जाता है, व्यावसायिक बैंकों के द्वारा, और दिया किसके द्वारा जाता है, केंद्रीय बैंक के द्वारा, क्योंकि केंद्रीय बैंक ने क्या दिया है, उसको सरकारी प्रतिभूतियों के बदले में मुद्रा दी है। ठीक है। इसका यदि हम उल्टा कर लेते हैं कि व्यावसायिक बैंकों के पास तो क्या है, सरकारी प्रतिभूतियां हैं, व्यावसायिक बैंकों के पास तो कैश है और केंद्रीय बैंक के पास सरकारी प्रतिभूतियां हैं। तो सरकारी प्रतिभूतियां बैंक क्या करता है, केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंक को बेच देता है और बदले में व्यावसायिक बैंक सरकारी प्रतिभूतियों के बदले में केंद्रीय बैंक को पैसा दे देता है। तो यहाँ पर उल्टा हो गया। उल्टा दैट मीन्स कि सरकारी प्रतिभूतियां केंद्रीय बैंक ने व्यावसायिक बैंक को दी है और व्यावसायिक बैंक ने बदले में उसको कैश दिया है। तो उस कैश के बदले में व्यावसायिक बैंक भी क्या करता है, ब्याज वसूलता है, जो पहले से निर्धारित होती है उसकी कीमत भी और उसकी तिथि भी। तो इसे हम कहते हैं रिवर्स रेपो। रेपो में तो क्या होता है, आपको ध्यान रखना होगा कि रेपो में तो व्यावसायिक बैंक केंद्रीय बैंक को क्या करता है, ब्याज अदा करता है, जबकि रिवर्स रेपो में केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंक को ब्याज अदा करता है। उल्टा सिस्टम हो गया। सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद रेपो रेट में होती है और सरकारी प्रतिभूतियों की बेच किस में होती है, रिवर्स रेपो रेट में होती है। ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। आप एक चीज़ को अच्छे से समझ लेंगे, वो याद कर लेंगे, तो दूसरा आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगी। तो यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर और देख लीजिए क्या लिखा हुआ है कि इस प्रकार प्रतिभूतियों को पूर्ण रूप बिक्री के बजाय एक केंद्रीय बैंक एक अनुबंध के अंतर्गत बिक्री कर सकती है, जिसमें प्रतिभूतियों की पुनः खरीद की तिथि और कीमत का विवरण होता है। कि यहाँ पर जैसे खरीदा था वैसे बेच भी सकती है केंद्रीय बैंक। व्यापारिक बैंकों को क्या करती है, सरकारी प्रतिभूतियां बेच सकती हैं और उसमें पुनः कब खरीदेगी उसकी कीमत और तिथि वापस क्या होती है, दी हुई होती है। और उसके बदले में जो व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक को क्या दे देता है, कैश दे देता है, मुद्रा दे देता है। और उस मुद्रा के बदले में व्यावसायिक बैंक केंद्रीय बैंक से क्या लेता है, ब्याज लेता है, जिसे हम रिवर्स रेपो भी कहते हैं। इस प्रकार जो अनुबंध है उसको हम कहते हैं उलट पुनः क्रय अनुबंध। इसका जो हिंदी नेम है वो है उलट पुनः क्रय अनुबंध। ठीक है। यहाँ पर नाम भी दे रखा है रिवर्स रिपर्चेज रेट, अथवा इसे उलट रेपो, रिवर्स रेपो भी कहते हैं। ये इसके अलग अलग नाम है। कई बार एग्जाम में रिवर्स रेपो ना पूछ के ये अलग अलग नाम दे देते हैं। उलट पुनः क्रय अनुबंध भी कहते हैं, जिसे हम कहते हैं रिवर्स रिपर्चेज रेट। ठीक है। और जो दूसरी है उसे, इसका दूसरा नाम है उलट रेपो अर्थात रिवर्स रेपो भी कह सकते हैं। ये अलग अलग नाम है जो आपको ध्यान में रखने हैं। आपको केवल ये ध्यान में अच्छे से रखना है कि जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि जब सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद केंद्रीय बैंक के द्वारा की जाती है व्यावसायिक बैंकों को, तो व्यावसायिक बैंकों को क्या दिया जाता है, मुद्रा, जिसके बदले में जो ब्याज लिया जाता है वो होती है रेपो रेट। और इसका उल्टा कि सरकारी प्रतिभूतियों को जब बेचा जाता है व्यावसायिक बैंकों को, तो उसके बदले में व्यावसायिक बैंकों से मुद्रा ली जाती है केंद्रीय बैंक के द्वारा, जिसके बदले में ब्याज अदा किया जाता है व्यावसायिक बैंक को, जिसको कि हम रिवर्स रेपो भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, याद रहेगा, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अच्छे से समझकर इसको करना है। भारतीय जो रिजर्व बैंक है वो विभिन्न परिपक्वता तिथियों के लिए रात भर का 7 दिन 14 दिन रेपो और रिवर्स रेपो क्रियाएं करता रहता है। ये जो रेपो रिवर्स रेपो की जो क्रियाएं हैं, सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदना, फिर उसको बेचना, उसकी तिथि और विवरण कीमत जो निर्धारित होती है वो उसकी अवधि रात भर की भी होती है, एक दिन में भी हो सकता है, 7 दिन की भी होती है, 14 दिन की भी होती है। तो ये रेपो और रिवर्स रेपो की क्रियाएं करते रहते हैं। यह क्रियाएं भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का क्या बन गए हैं, उपकरण बन गए हैं। उपकरण बन गए कि खरीदेगी तब तो क्या होगा कि उनके पास कैश आ जाएगा, तो इससे देश में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी, और बेचेगी तो इससे देश में मुद्रा की पूर्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आ गया अच्छे से? आपको अच्छे से समझ लेना है कि खुले बाजार की क्रियाएं किस प्रकार से काम करती है और उसमें पूर्ण रूप से क्या होता है और रेपो रेट क्या होता है।
ठीक है। जो अगला जो हमारा आता है वो आता है बैंक दर। ठीक है, कि जो बैंक रेट है वो क्या होती है। जैसे हम व्यावसायिक बैंकों के पास ऋण लेने के लिए जाते हैं, वैसे ही व्यावसायिक बैंक किसके पास से ऋण लेते हैं, केंद्रीय बैंक के पास। हमने बताया ना कि उनके पास यदि जमा नहीं होता तो वो केंद्रीय बैंक के पास से भी ऋण ले सकते हैं, क्योंकि केंद्रीय बैंक अंतिम शरण ऋणदाता होता है, जिसकी हमने चर्चा की थी। तो केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंकों को क्या करते हैं, ऋण देते हैं। तो उसके बदले में जो व्यावसायिक बैंक हैं उनको ऋण के बदले में क्या देना होता है, ब्याज अदा करना होता है। अब इस ब्याज की जो दर है, यदि वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, यदि ब्याज की दर क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, अर्थात जो ब्याज है वो जो ऋण है वो कैसा मिल रहा है, महंगा मिल रहा है, तो व्यावसायिक बैंक केंद्रीय बैंक से कम ऋण लेंगे। ठीक है। और यदि वो ब्याज की दर कम है, अर्थात जो ऋण है वो कैसा है, सस्ता, तो व्यावसायिक बैंक केंद्रीय बैंक से अधिक ऋण लेंगे। समझ में आ रहा है। तो यदि जो ब्याज ऋण है यदि वो महंगा हो जाता है, ब्याज की दर क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, तो व्यावसायिक बैंकों द्वारा कम ऋण ले जाते हैं। तो व्यावसायिक बैंकों के पास देने के लिए ऋण की जो बैंक जो साख देता है उसकी राशि भी क्या हो जाती है, कम, तो देश में मुद्रा की पूर्ति कम हो जाती है। इसके जो विपरीत है, यदि क्या होता है कि ऋण की राशि जो व्यावसायिक बैंक केंद्रीय बैंक से रहते हैं, वो ऋण यदि सस्ता होता है, ब्याज की दर क्या होती है, कम होती है, तो व्यापारिक बैंक क्या करते हैं, अधिक ऋण लेते हैं। किससे, केंद्रीय बैंक से। उनके पास अधिक पैसा होता है तो वो अधिक क्या दे सकते हैं, उधार, तो देश में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है। तो बैंक दर यही होता है, जिस दर पर व्यावसायिक बैंक केंद्रीय बैंक से ऋण लेते हैं वही क्या होती है, बैंक दर होती है। ठीक है, यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुद्रा की पूर्ति को इस दर में जिस पर वे व्यावसायिक बैंकों को ऋण प्रदान करते हैं परिवर्तन करके प्रभावित कर सकती है। तो बैंक दर क्या होती है, बैंक दर वह ब्याज दर है जिस पर व्यावसायिक बैंक केंद्रीय बैंकों से ऋण लेते हैं और इस दर में परिवर्तन करके क्या कर सकते हैं, मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित कर सकते हैं। भारत में इस दर को क्या कहा जाता है, बैंक दर कहा जाता है, जिस दर पर व्यावसायिक बैंक केंद्रीय बैंकों से ऋण लेते हैं। ठीक है, तो बैंक दर यदि अधिक है, बैंक की दर क्या होती है, अधिक, तो ऋण क्या हो जाएंगे, बहुत अधिक कॉस्टली हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे। तो व्यावसायिक बैंक की जो साख क्षमता है वो क्या हो जाएगी, कम, तो देश में मुद्रा की पूर्ति कम हो जाएगी। ऋण यदि महंगे हैं, ब्याज की दर यदि अधिक है, बैंक की दर क्या है, अधिक है, तो ऋण महंगे हो जाएंगे, तो जो मुद्रा की जो पूर्ति है वो देश में कम हो जाएगी, क्योंकि व्यावसायिक बैंकों के पास साख क्षमता क्या हो जाएगी, कम, वो कम ऋण लेंगे तो साख क्षमता भी उनकी कम हो जाएगी। ठीक है, इसका उल्टा यदि हम कर देते हैं, बैंक दर कम, यदि ब्याज दर कम लेती है बैंक व्यावसायिक बैंकों से, तो व्यावसायिक बैंक बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित होंगे उनसे ऋण लेने के लिए और अधिक ऋण लेंगे तो उनके पास साख क्षमता अधिक हो जाएगी, अधिक ऋण देने के लिए उनके पास पैसा होगा तो मुद्रा की पूर्ति को बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर यही है कि ऋण सस्ते हो जाएंगे तो साख क्षमता अधिक हो जाएगी, तो मुद्रा की पूर्ति भी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। तो इस प्रकार जो बैंक दर है वो भी क्या करती है, देश में मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करती है, और ये भी क्या है, मौद्रिक नीति का परिमाणात्मक उपकरण है। तो समझ में आ गया, यहाँ पर हमने मौद्रिक नीति है उसके परिमाणात्मक उपकरण की जो चर्चा की है, जो कि क्या होता है, देश में मुद्रा की नीति को प्रभावित करते हैं। तो हमने यहाँ बैंक दर की बात की है, खुले बाजार की क्रियाओं की बात की है, उसमें भी हमने पूर्ण रूप से, और जो रेपो रेट है उसके बारे में अच्छे से चर्चा की है, और इसके अलावा हमने जो CRR है वो भी किस तरीके से देश में मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करता है, और ये सारे उपकरण किसके हैं, केंद्रीय बैंक के, इसके बारे में हमने यहाँ पर बात की है। तो आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको ये तीनों उपकरण और ये जो लिखा हुआ है कि किस प्रकार से मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करते हैं वो आपको अच्छे से समझ लेना है। आपसे एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति के उपकरण लिखिए, वो क्या क्या होते हैं, आपको तीनों मेंशन करने हैं, साथ में इनका डिटेल भी अच्छे से समझ लेना है। ठीक है बच्चों, सारी चीज़ अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे मुद्रा की मांग के साथ, कि मुद्रा की मांग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि जो लोगों के द्वारा मुद्रा की मांग क्यों की जाती है, कौन कौन से उद्देश्य है जिसके लिए लोग मुद्रा की मांग करते हैं, और मुद्रा की मांग का क्या फॉर्मूला बनता है उसके बारे में चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। थैंक यू।